नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करूँ तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के डेटा के हिसाब से यहाँ पे क्वार्टर वन के रिजल्ट के हिसाब से बात करूँ तो ग्रॉस जो लोन बुक है वो 30% के आसपास ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ग्रोथ हुआ। उसके साथ साथ जो डिपॉजिट है वहाँ पे 45% के आसपास ग्रोथ हुआ और रिटेल जो जो ट्रेड हुआ है वो 71% के आसपास ग्रोथ हुआ। तो सोचिए किस तरीके से कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल हाई हो रहा है। साथ ही साथ और भी देखेंगे तो इसका एम्प्लॉयज भी बढ़े, करीबन 16% के आसपास ईयर ऑफ ईयर बेसिस में एम्प्लॉयज बढ़े। जो 16,600 करोड़ 600 एम्प्लॉयज था वो 19,200 300 के आसपास एम्प्लॉयज देखने को मिला। CRAR जो रेशियोज है वो रेशियोज भी 26.7% के आसपास ग्रोथ हुए। तो अलग लेवल में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। साथ ही साथ जो एनपीए है, नेट एनपीए जो है वो भी आप देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए कितना है, जो 5.9% के आसपास था वो यहाँ पे घट चुके हैं और उसके बाद एनपीए जो नेट एनपीए है वो भी 0.10 के आसपास देखने को मिला। तो अलग लेवल में कंपनी खुद को प्रेजेंट किया है, अलग लेवल में खुद को आगे बढ़ा रहा है, जहां पे कंपनी का डेटा और भी शानदार देखने को मिलेगा। जैसे एनआईआई जो है वो नेट इंटरेस्ट जो है उसके बारे में बात करूं तो 32% के आसपास ग्रोथ हुआ और एनआईएम जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी देखिए 9.2% के आसपास यहाँ पे 92% के आसपास देखने को मिला। और जो बाकी जो है जैसे पेट मार्जिन कितना है 60% के आसपास ग्रोथ हुआ। जो पिछली बार था 203 करोड़, इस बार बन चुके 325 करोड़ के आसपास। रिटर्न ऑफ एसेट में देखिए 3.42% के आसपास यहाँ पे पहले रिटर्न ऑफ एसेट था, इस बार 3.8% के आसपास रिटर्न ऑफ एसेट देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटीज के बारे में बात करूं जो 28% के आसपास हुआ करता था, इस बार 29% के आसपास देखने को मिला। तो इतने सारे पॉइंट्स दिखाने का मकसद क्या है? मेरा मकसद यही है कि कंपनी जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस तरीके से कंपनी आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा और भी धमाका कर सकते हैं। क्योंकि इस कंपनी का देखिए जो एनपी है वो लगातार घटते जा रहा है। जो एक टाइम 3-3.5% के आसपास हुआ करता था, आज वो घट के ना के बराबर आ चुके हैं। तो इसका मतलब कंपनी का जो पेजेंस जो सिचुएशन है वो बहुत शानदार हो रहा है। क्योंकि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो देखिए 203 करोड़ से बढ़ के हो चुके 324 करोड़, जो आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट है। और साल भर की बात करूं तो कंपनी देखिए 1000 करोड़ तक क्रॉस ओवर किए। जो आज तक की 3-4-5 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ करता था वो डायरेक्टली 1000, और इस बार बता रहे हैं कि कंपनी अपकमिंग ईयर्स में 1200 करोड़ के आसपास प्रॉफिट होने वाला है। तो सोचिए मैनेजमेंट ने कुछ अलग डिसीजन लिया और उस डिसीजन के बाद कंपनी का जो हालत है वो टोटली चेंजिंग देखने को मिला है। कंपनी के सेल्स का ग्रोथ तो बहुत शानदार है और प्रॉफिट ग्रोथ तो और भी शानदार है। कंपनी के रिटर्न ऑफ इक्विटीज में तो भी शानदार देखने को मिला और कंपनी का परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स में 3 साल में 22% का रिटर्न दिया, एक साल में 136% के आसपास रिटर्न दिया। शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर चुके हैं। आप देखेंगे तो पहले जो इंस्टीट्यूशन का जो एफ के पास होल्डिंग्स था, डीएस के पास जो होल्डिंग था वो बढ़ के कितना हो चुके हैं 3.5% एफ के ऊपर, और डीएस के ऊपर कितना 4.5% के आसपास। तो सोचिए इंस्टीट्यूशन भी कंपनी के ऊपर भरोसा कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा धमाका होने का चांसेस है। तो बाकी इसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस का डिलीवरी का डेटा आपको दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर डिलीवरी जो है वो वीकनेस हो गया था। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके डिलीवरी का ग्रोथ हो रहा है। तो देखिए लास्ट कुछ फ्यू डेज का जो डिलीवरी का डेटा है आप देखेंगे तो 30-35% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला है। तो इसका मतलब डिलीवरी में अभी भी उतना मैसिव जंप नहीं है, फिर भी यहाँ पे बताया जा रहा है जंप टू डिलीवरी। क्यों? क्योंकि देखिए पहले कंपनी का 15% 20% के आसपास डिलीवरी हो रहा था, मतलब डिलीवरी परसेंटेज उठाया जा रहा था। उसके बाद देखिए डिलीवरी का परसेंटेज बढ़ा, इसीलिए जंप इन डिलीवरी बताया जा रहा है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से काम किया मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न को यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ। फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद कंफर्मेशन भी मिला और मेरा जो टारगेट था वो कुछ या इस लेवल के था, करीबन करीबन 54 रुपीज के आसपास, 54 रुपीज के आसपास टारगेट था।
और मुझे लगता है इजीली वो टारगेट को अचीव किया, कभी भी वो वापस नहीं आया, कंटिन्यूसली जर्नी करने के बाद इजीली टारगेट को अचीव किया। और टारगेट कहाँ तक बना, 58% के आसपास। अभी देखिए क्वेश्चन आएगा सर अभी सिचुएशन में क्या करूं। देखिए अभी फिलहाल के लिए मैं कहूंगा शांति से बैठे रहिए, क्योंकि कंपनी लाइफ टाइम हाई को यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए जा रहा है। जब इतने बड़ा जर्नी होता है तो कभी ना कभी उसको रिवर्सल जरूर करना पड़ता है, और उस लेवल में बहुत भारी भरकम सेल ऑफ देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा शांति से बैठे रहिए। अगर यहाँ से कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट किए तो एक लंबा सा एक कप विद 100 पैटर्न बनेगा, तब मैं एक बड़ा सा एंटी जरूर लेने के लिए सोचूंगा और आपके साथ भी मैं शेयर करूंगा। तो फिलहाल के लिए शांति से बैठे रहेगी। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है IRCTC। देखिए IRCTC के ऊपर मैंने एक वीडियो आपको अपलोड करके बताया था कि IRCTC जोमेटो के साथ एक बिग बिग डील सबमिट किया है। तो बिग डील क्या है कि जोमेटो अभी फूड जो सर्विसेज है वो IRCTC को करने वाला है। तो जितने सारे ट्रेन्स में आपको फूड सर्विसेज दिखेगा वो इंडियन रेलवे तो उसका मतलब बिजनेस करेंगे ही, IRCTC चाहते हैं कि जोमेटो के माध्यम से उस डिलीवरी को सप्लाई किया जाए। तो जहाँ पे एक मतलब प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस देखने को मिलेगा। मान के चलिए मुझे लगता है बिजनेस कुछ इस तरीके से होगा। देखिए ट्रेन के अंदर बहुत सारे खाने पीने का चीज है और कंपनी चाहते हैं और भी कुछ खाना पीना और बाहर से ऑर्डर किया जाए जो कस्टमर को पसंद है। तो कस्टमर को सर्विसेज देने के लिए देखिए बाहर से खाना ऑर्डर करेंगे तो ट्रेन के अंदर जो खाना बन रहा है वो तो उस कस्टमर को दे नहीं पाएंगे। तो कंपनी यही सोच रहा है कि अगर कोई भी स्टेशन में अगर बुकिंग पहले से मैं ले लूँ कस्टमर से और उसके बाद कोई भी स्टेशन में जोमेटो अगर वो प्रोडक्ट को मुझे डिलीवरी दे दे तो मैं कस्टमर को वो प्रोडक्ट दे सकता हूँ। तो यहाँ पे जोमेटो को भी फायदा होगा, IRCTC को भी फायदा होगा। तो इस तरीके से कुछ बिजनेस मॉडल को यहाँ पे समझकर कंपनी जोमेटो के साथ मतलब डील किया है। तो मुझे लगता है ये एक बिजनेस स्ट्रैटेजीज है। इस स्ट्रैटेजीज अगर फुलफिल हुआ तो एक अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि देखिए ट्रेन में जो खाने पीने का चीज मिलता है बहुत सारे वो लोग उस खाने पीने में सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि मैं लंबा जर्नी करूंगा, 1-2 दिन का जर्नी है तो उस जर्नी में मुझे कुछ अच्छा खासा खाना मिले और बाहर के कोई खाना मिले, ट्रेन से जो खाना मिले उससे भी कोई बेहतर खाना मिले तो मैं जरूर ऑर्डर करूंगा। तो इसी सिचुएशन को कंपनी चाह रहा है कि मैं अगर जोमेटो के साथ डील अप कर लूं तो जोमेटो किसी ना किसी स्टेशन में जाकर उस डिलीवरी को मतलब उस प्रोडक्ट को डिलीवरी कर सकते हैं। अगर वो प्रोडक्ट को डिलीवरी करेंगे तो ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मैं जरूर कमा पाऊंगा, क्योंकि ऑर्डर तो मैं ही लेने वाला हूँ। मैं ही मेरे एप्स के माध्यम से ही कस्टमर का ऑर्डर लूंगा और वो जोमेटो के माध्यम से मैं डिलीवरी कर दूंगा। तो इस तरीके से बिजनेस स्ट्रेटेजीज मुझे बहुत पसंद लगता है, क्योंकि थिंकिंग बहुत हटके है, थिंकिंग बहुत अलग है। उस थिंकिंग से कंपनी चल रहा है, तो इसीलिए आज भी IRCTC प्रॉफिटेबल में है। क्योंकि देखिए ऑनलाइन टिकट बेचने वाले जितने सारे कंपनीज है उनमें दो ही कंपनी प्रॉफिट में है, एक IRCTC, दूसरा EasyT प्लानर। ये दोनों कंपनी प्रॉफिट में है, बाकी सारे कंपनी लॉसेस में है। तो कंपनी का मेजर बिजनेस टिकटिंग के ऊपर नहीं है, कंपनी के कैटरिंग के ऊपर भी बहुत बड़ा बिजनेस है। और रही बात कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर भी बिजनेस है, तो उसके बारे में चर्चा यहाँ पे नहीं करूंगा। आप देखेंगे सिर्फ कैटरिंग के ऊपर, हॉस्पिटलिटी के ऊपर, इंटरनेट जो टिकटिंग का जो बिजनेस है उसके ऊपर, पैकेजिंग और ड्रिंकिंग वाटर्स के ऊपर, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो स्टेट जो ट्रीथ है उसके ऊपर। और आप सभी जानते हैं कंपनी के ऊपर बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि कंपनी ये भी फीस्ट कर रहा है कि अगर जब आप टिकट बुक करेंगे उसके साथ साथ आपको जो खाने पीने का दिया जाएगा उसके भी प्राइस वो इंक्लूडिंग कर रहा है। बड़े से बड़े जो लग्जरी ट्रेन है उसमें इंक्लूड किया गया है, जा चुके हैं। जैसे वंदे भारत में आपको खाने पीने का चीज इंक्लूडिंग टिकट के माध्यम से ही देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो उसकी इन डेप्थ के बारे में पता करिए, उसका बिजनेस किस तरीके से मैनेजमेंट सोच रहा है। वो बिजनेस अगर आपको सही लगे तभी काम करना। देखिए स्टॉक मार्केट में आपको लग रहा है कि मैं कंपनी का शेयर खरीदारी कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, कंपनी का बिजनेस को खरीदारी कर रहा है। तो कंपनी का बिजनेस को खरीदारी कर रहा है मतलब कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तो आपका भी ग्रोथ होगा, अगर बिजनेस घटेगा तो आपका भी लॉसेस होगा। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। तो मैं IRCTC के ऊपर बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूअसली एक अलग लेवल का बाइंग देखने को मिला, अलग लेवल का वॉल्यूम देखने को मिला। और देखिए 54% तक वॉल्यूम देखने को मिला है। तो जंप इन डिलीवरी, तो अच्छा खासा ड्रॉप इन डिलीवरी हुआ था, तो ड्रॉप हुआ था पिछले दिनों में, उसके बाद देखिए फिर से जंप भी कर दिया। तो इसका मतलब अलग लेवल का कंपनी यहाँ पे खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी के चलते मुझे लगता है IRCTC में अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ जरूर दिखेगा। पहले देखिए मैंने एक एंटी लेवल्स आपको दिया था, शोल्डर कम हेड, उसके बाद 2 बार शोल्डर बना, सॉरी कफ, उसके बाद हैंडल, 2 बार नहीं 3 बार हैंडल बना, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुए थे। और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए इजी तरीके से यहाँ पे टारगेट जो था उसको अचीव भी कर चुके थे। तो टारगेट का जो प्राइस
मतलब प्राइस था और जो परसेंटेज था वो 15% के आसपास था। तो मुझे लगता है जो डेटा यहाँ पे देखने को मिला, जिस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है, वो ग्रोथ एक अलग लेवल का ग्रोथ है। तो मुझे लगता है अपकमिंग अपकमिंग टाइम्स में कुछ अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो मैं इंतजार करूँ एक बड़ा एंट्री लेने के लिए, जिसके लिए इस लेवल को यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गली 770 रुपीज का जो रेंज है, स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस को उसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि यही रेजिस्टेंस कंपनी के लिए सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं था, इसके लिए एक बिग सप्लाई जोन भी था, क्योंकि यहाँ से ही कंपनी के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है एसआरएफ। देखिए एसआरएफ इंडिया की सबसे बड़ा केमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी है। अगर केमिकल सेक्टर के बारे में बात करूं तो आपको जो चीज दिखेगा, शायद आप कहेंगे सर आप तो बता रहे हैं नंबर 1 है, नंबर 2 क्यों दिखा रहा है। देखिए पीडीलाइट इंडस्ट्रीज भी एक केमिकल कंपनी है। अगर देखा जाए तो पेन इंडस्ट्रीज भी एक केमिकल कंपनी है। तो क्या पेन इंडस्ट्रीज को मैं इन केमिकल्स के ऊपर एडिंग करूं? बिल्कुल नहीं। तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज जो है, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज जो कंपनी है वो ज्यादा से ज्यादा अधिसाब के ऊपर काम करता है। तो इसलिए मैं इसको केमिकल इंडस्ट्रीज होने के नाते भी इसको मैं प्रॉपर केमिकल कंपनी नहीं कहूंगा। प्रॉपर अगर केमिकल कंपनी कहा जाए तो एसआरएफ भी है, लिंडा इंडस्ट्रीज भी है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो गुजरात फर्टिलाइजर, दीपक नाइट्रेट, टाटा केमिकल, ये सारे के सारे केमिकल केमिकल प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं। तो एसआरएफ नंबर 1 कंपनी है और एसआरएफ की खासियत यही है, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज तक बीएससी में अगर सर्च करेंगे तो बीएससी में कंपनी 6 लाख से भी ज्यादा परसेंटेज रिटर्न जनरेट करके दिया, और एनएससी में सर्च करेंगे तो एनएससी में कंपनी 1 लाख परसेंटेज से भी ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया। तो ये मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको 6 लाख दे दिया, 1 लाख दे दिया तो आपको नहीं मिला तो आप कल ही जाकर निवेश कर दीजिए, ऐसे बिल्कुल नहीं। मैं इस चीजों को दिखाने का मकसद यही है कि कोई कंपनी इतने दिनों से काम कर रहा है और इतने बड़ा रिटर्न दिया है, तो कुछ ना कुछ बड़ा कंपनी के ऊपर मॉडल्स, बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है और कंपनी का मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रांग है। तो कितना स्ट्रांग है उसका एक झलक मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का देखिए क्वार्टरली रिजल्ट, तो हर क्वार्टर्स में कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते जा रहे थे। अल्टीमेटली लास्ट में कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे कम होता देखने को मिले। तो कंपनी के एक्सपेंस भी यहाँ पे कम हुआ, और मतलब एक्सपेंस भी देखा जाए तो ज्यादा हुआ, उसके चलते कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 50% के आसपास कम हो गया। अब इस प्रॉफिटेबिलिटी कम होने के पीछे दो कारण है। पहली कारण रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ जाना, दूसरे कारण चाइना ग्लोबली मार्केट में सस्ते दामों में खुद का केमिकल का प्रोडक्ट बेचना। ये दोनों कारण के वजह से कंपनी के जो मार्केट में जो डिमांड है केमिकल्स का, वो डिमांड घट चुके हैं, और इसीलिए मुझे लगता है एसआरएफ के ऊपर प्रेशराइज है। सिर्फ एसआरएफ के ऊपर नहीं, सारे केमिकल्स कंपनी के ऊपर प्रेशराइज है। सारे केमिकल्स कंपनी के ऊपर एक एक करके डिटेल्स में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ केमिकल इंडस्ट्री में कितना भारी भरकम प्रेशराइज है। तो ऐसे नहीं कि कंपनी बर्बाद हो चुके हैं, कंपनी खत्म हो चुके हैं, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। कंपनी के ऊपर देखिए कंटिन्यूसली इन्वेस्टर खुद के होल्डिंग्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको भी मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर कुछ अलग लेवल का थिंकिंग होना चाहिए। मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पहले से निवेश करके रखा हूँ एज ए लॉन्ग टर्म के लिए, और जब जब ट्रेड बना उसके ऊपर मैंने ट्रेड भी लिया और आपके साथ मेंशन भी किया। अभी लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो कंटिन्यूसली एक अलग लेवल का पॉजिटिविटी जर्नी देखने को मिला। अभी एक चीज और भी बता दूं, तो मैंने एक रेंज के हिसाब से मैंने ट्रेड यहाँ पे मेंशन किया। देखिए कंटिन्यूसली इसी रेंज के ऊपर बहुत बार यहाँ पे ट्रेड एंट्री हो चुके हैं, बहुत बार। फाइनली यहाँ पे भी मुझे एक फिर से एक एंट्री मिला, जहाँ पे मैंने एंट्री लिया और ऊपर जाने के बाद पीछे देखे रिवर्सल हुआ। इसके पीछे कारण भी मैंने आपको दर्शाया हूँ कि कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गली एक रेजिस्टेंस है। जब जब ऊपर जाने के बाद इस रेजिस्टेंस को फेस करते हैं, उसके बाद करेक्शन हुआ, तो फिर से रेजिस्टेंस को फेस किया और उसके बाद करेक्शन। तो मुझे लगता है इस तरीके से सिनेरियो बनाते हुआ देखने को मिलेगा। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो सकते हैं, क्योंकि इस लाइन को मैं लंबा आपको एक ट्रेन के हिसाब से दिखा दूं तो मुझे लगता है और भी कुछ टाइम यहाँ पे बिता सकते हैं, उसके बाद फाइनली टारगेट मिल सकता है। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि केमिकल्स का डिमांड और भी घट चुके हैं और केमिकल्स मार्केट में और भी ज्यादा प्रेशराइज देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में यूक्रेन के साथ सॉरी जो इसराइल के साथ जो हमास का जो युद्ध स्टार्ट हो चुके हैं, जो फिलिस्तीन के ऊपर युद्ध स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके चलते है ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में प्रेशर रहेगा। तो इंडियन केमिकल्स कंपनी के ऊपर भी और भी ज्यादा प्रेशराइज देखने को मिल सकता है। तो आपकी क्या राय है इस सारे के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके मुझे बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं, जिसका नाम है कृष्णा फॉस्कम लिमिटेड, जो देखा जाए तो एक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ। अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस होने के बाद एक बहुत बड़ा डिसीजन यहाँ पे लिया गया। वो डिसीजन कुछ इस तरीके से है, बोनस का। हर एक के बदले कंपनी एक साल आपको बोनस के बदले मतलब बोनस के हिसाब से देने वाला है।
तो मेरे कहने का मतलब है, आप किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं, बोनस पाना चाहते हैं, स्प्लिट पाना चाहते हैं, तो प्लीज एक बार रिसर्च करके उस कंपनी के ऊपर काम करना। मेरी वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होता है, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो सोच समझ कर सारे डिसीजन लेना। तो वीडियो में कुछ जानकारी अच्छा मिले तो लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।